हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हर व्यक्ति के भौतिक जीवन को एक अच्छा बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि भारत के संविधान से सबको प्राप्त है। भारत के संविधान में इसका जिक्र है, वहीं से हम लोग को मौलिक अधिकार मिलता है। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, किस भाग में लिखा हुआ है, वो सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मौलिक अधिकार जो है ये एक ऐसा अधिकार है जो अमेरिका से लिया गया है। पहले तो ये समझते हैं कि ये अमेरिका से मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये अधिकार लिया गया है, जो कि भारत के संविधान में है। ठीक है। फिर उसके बाद ये समझते हैं कि ये जो अधिकार है ये भाग 3 में है, भाग 3 में है। ठीक। और भाग 3 में होने के साथ ये भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ठीक है, ये 12 से 35 तक में है भाग 3 में। और ये एक ऐसा अधिकार है जो इंसान के, मानव के भौतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको संविधान से विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। और देखिए, इसके बाद ये समझते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो कितने तरह के हैं। तो हालांकि मौलिक अधिकार तो 7 तरह के होते थे, ये मिटाने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स, 7 तरह के होते थे। लेकिन फिलहाल जो है वो 6 तरह के ही हैं। वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार 6 तरह के होते हैं। पहले 7 तरह के होते थे, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत आता था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो अभी वर्तमान में 6 तरह के टोटल मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से हम लोग वो 6 का चर्चा करेंगे। तो ये अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो 6 कौन कौन है, तो पहला है समानता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 12 और 13, ये इसमें मौलिक अधिकार के बारे में जो होता है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अधिकार हैं इसमें लिखे हुए, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग जो सच में मौलिक अधिकार है, इसमें 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, जो कि एक मौलिक अधिकार को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन ये नहीं है मौलिक अधिकार। राज्य क्या होता है वो बताया गया। 13 में ये बताया गया है कि भारत आज़ाद होने से पहले वैसे कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जैसे एक होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये इसमें कुछ ऐसे कानून हैं जो भारत में लागू होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं लागू होते हैं। तो उसमें ये 13 में बताया गया है। तो वैसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन ना करता हो वो अभी लागू होगा, और जो उल्लंघन करता हो वो नहीं लागू होगा। तो मतलब वैसा कानून जो आज़ादी के पहले का हो, तो वो 13 में बताया गया है। तो इसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। जो मेन रूप से मौलिक अधिकार है उसी का चर्चा अभी किया जाएगा। तो समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल लिख देता हूँ, आर्टिकल
14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक में क्या बताया गया? समानता का अधिकार। एक एक करके भी हम लोग समझेंगे कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17, 18 सब समझेंगे। फिलहाल हम लोग एक मतलब क्या पढ़ना है उसका सिनॉप्सिस बना लेते हैं कि कैसे कैसे पढ़ने जाएंगे। तो ये हो गया। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक में लिखा हुआ है। आर्टिकल बोले या अनुच्छेद बोले, 22 तक में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर किसी का मौलिक अधिकार का शोषण होता है या किसी का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध में भी कुछ अधिकार हैं जो कि हमें संविधान से प्राप्त है। तो उस अधिकार का बात करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कितना में, इसमें 2 ही आर्टिकल है, एक 23 और एक 24। 23 से 24 तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा अधिकार है? इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से लेकर 28, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार देख लें अच्छे से। फिर उसके बाद है संस्कृति एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार। मतलब संस्कृति मतलब अपना जो संस्कृति अपने देश का, और शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ अधिकार है, उसका इसमें जिक्र है। शैक्षिक एवं शैक्षिक नहीं, संस्कृति एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल 19 और 30 में है, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है, लास्ट नहीं कर सकते मतलब इसमें लास्ट है, वैसे तो इसके बाद भी है 33 है, 34 है और 35, 3 आर्टिकल बचेगा। इसमें एक तो 12 और 13 था, 12 और 13, और इसके बाद एक 33, 34 और 35, इन तीनों, इन सब का जिक्र हम लोग करेंगे, लेकिन इसके बाद करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपके साथ अगर मान लिया जाए आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार किसी के खतरा में पड़ता है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, सीधा हाई कोर्ट भी जा सकता है मतलब, लेकिन उसके पास ये राइट रहता है कि वो सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट ही जा सकता है। तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में बात है, जिसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा से समझेंगे जब वहाँ तक पहुँचेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में है। तो इसमें एक आर्टिकल मिस हो गया जो 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28 और 29 से 30 तक, और एक 31, एक आर्टिकल और था, वो आर्टिकल है 31,
तो यही वो आर्टिकल है जो संपत्ति का अधिकार को बताता था, संपत्ति के अधिकार था। इसी आर्टिकल को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू संविधान से नहीं, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 1978 में इसको हटा दिया गया था। तो यही है कुछ, इसमें हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 12 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा मतलब राज्य क्या होता है, राज्य क्या है, वही हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे कि राज्य क्या है। तो संघ की सांसद और सरकार। फिर हम लोग सेकेंड लिखेंगे प्रांत का विधानमंडल और सरकार। फिर हम लोग लिखेंगे स्थानीय, समझेंगे एक एक करके, पहले लिख लेते हैं स्थानीय एवं सरकार। स्थानीय एवं सरकार सरकार की मतलब इसमें ये बताया गया है कि सरकार क्या है, मतलब सॉरी राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो संघ या संघ की संसद और सरकार, मतलब जितना भी संघ है, संसद है, वो सब राज्य के अंतर्गत आएगा। राज्य मतलब यहाँ कोई स्टेट नहीं, राज्य का मतलब पूरा भारत एक राज्य के रूप में देखा जाएगा यहाँ। प्रांत का विधानमंडल, प्रांत में जितने भी विधानमंडल है, जो भी विधानमंडल है प्रांत, राज्य, स्टेट में, वो सारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। फिर स्थानीय एवं सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाला संस्था, मतलब कोई भी स्थानीय हो या सरकारी हो जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है, वो सारे जो भी, जैसे कह सकते कोई भी अगर कर्मचारी है गवर्नमेंट का, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन कोई अगर वैसे कोई आदमी तो वो नहीं आएगा। जो भी सरकार का सत्ता का प्रयोग कर रहा है वो राज्य के अंतर्गत आएगा। ये आर्टिकल 12 में बोला जा रहा है। तो आर्टिकल 12 में इतना ही है कि वो फिर से एक बार समझते हैं। संघ की सांसद मतलब संघ की सांसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल, जो भी विधानमंडल है, सरकार है, वो सब राज्य के अंतर्गत। कोई भी सरकारी आदमी राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको नोट करें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। इसके बाद हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 13। तो चलिए समझते हैं। फिर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिखने के बाद हम लोग समझ लेंगे। तो आप भी लिख लीजिए साथ में या फिर बाद में लिखेंगे।
तो आर्टिकल 13 में सब क्लॉज भी है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, सॉरी आर्टिकल 13 क्लॉज 1। जैसे पहले होता है भाग, ठीक है, भाग के बाद होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद होता है मतलब ये हो गया शेड्यूल, ये हो गया आर्टिकल, फिर होता है क्लाउज, फिर उसके बाद सब क्लॉज। तो ये अनुच्छेद तो 13 है, लेकिन अनुच्छेद 13 में भी 4 हैं। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 13 क्लॉज 1। इसमें क्या बोला गया है कि भारत के संविधान लागू होने से पहले की प्रत्येक विधि, भारत का संविधान लागू हुआ था उसके पहले का जितना भी विधि है, जितना भी नियम है, विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, अगर वैसा कोई भी विधि जो भारत के आज़ाद होने से पहले का है और वो अगर भारत के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन के सीमा तक वो शून्य हो जाएगा। मतलब उल्लंघन अगर होता है उस विधि से तो वो विधि शून्य हो जाएगा, मतलब वो विधि खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में बोला गया है। फिर से इसको एक बार देखते हैं कि मतलब वैसा कोई भी विधि, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा कोई भी विधि जो भारत के संविधान लागू होने से पहले की हो और वो विधि भारत के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो वो विधि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लॉज 13 क्लॉज 1 में बोला गया है। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग इसके बाद देखेंगे क्लॉज 2। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे 13 क्लॉज 2 में क्या बोला जा रहा है। तो इसमें ये बोला जा रहा है, लिखना अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं कि वैसा कोई भी विधि राज्य नहीं बना सकता। एक बात यहाँ है राज्य, तो इसीलिए राज्य की परिभाषा पहले ही बता दिया गया था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य क्या होता है। तो वैसा कोई भी विधि जो राज्य नहीं बना सकता, वैसा कोई भी विधि राज्य नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। वैसा कोई भी विधि राज्य नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो ये आता है 13 क्लॉज 2 में। अगर ऐसा राज्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। या मतलब ऐसा कोई भी विधि राज्य नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो या कम करता हो। मतलब मौलिक अधिकार को कम भी नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो। वैसा अगर कोई विधि है तो राज्य उसको सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगा। ये था 2 में। फिर इसके बाद आता है 3 मतलब 13 क्लॉज 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे 13 क्लॉज 3 क्या होता है। देखिए 13 क्लॉज 3 या 13 क्लॉज सी जो बोलना बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे हम लोग ऊपर वाला देखे थे 2, हम लोग देखे 1 और 2। ये 2 में एक टर्म आ रहा था विधि। ये विधि, इस विधि का मतलब क्या हुआ, विधि का मतलब ही इसमें समझाया गया है। तो विधि का मतलब क्या होता है, अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश हो या कोई भी वैसा परंपरा हो या कोई भी वैसा नियम हो जिसको विधि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नियम, परंपरा लिख सकते हैं यहाँ पे, नियम परंपरा, अध्यादेश, ये कोई भी ऐसा हो जो विधि के अंतर्गत आता है। इसमें यही बताया गया कि विधि, जो विधि टर्म यूज किया गया उस विधि का मतलब बेसिकली है क्या।
तो यही है नियम या परंपरा या अध्यादेश, ये सब किसके अंतर्गत आता है? विधि के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा कोई भी नियम नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई भी अध्यादेश नहीं रहना चाहिए, या ऐसा कोई भी परंपरा नहीं रहना चाहिए जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो परंपरा, वो अध्यादेश, वो नियम उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 13 क्लॉज 4 या 13 क्लॉज डी या 13 क्लॉज 4 जो कहें। 13 क्लॉज 4 हम लोग या 13 क्लॉज 4 देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? इसमें क्या बताया गया? इसमें जो विधि था, ये विधि का मतलब तो समझ में आ गया कि कोई भी नियम, परंपरा, अध्यादेश, ये तो ये 3 में ही बोला गया था, 13 क्लॉज 3 में। लेकिन 4 में क्या बोला जा रहा है कि विधि के अंतर्गत जो ये 3 नियम, परंपरा, अध्यादेश, ये सब जो है इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। मतलब इन तीनों के अंतर्गत संविधान में मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि इस नियम के वजह से हम लोग संविधान में संशोधन कर दें, या इसके वजह से या इसके वजह से, ऐसा नहीं हो सकता। इस 13 क्लॉज 4 में बोला गया। अगर टेक्निकल भाषा में हम लोग बात करें तो विधि के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। तो विधि में तो यही तीनों था, मतलब ये तीनों के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये 13 क्लॉज 4 का बात है। ठीक है, तो ये 13 क्लॉज 4 भी हो गया। एक फिर से एक बार हम लोग 1 से 4 तक समझ लेते हैं। 1 में क्या था कि वैसा कोई भी कानून जो भारत के संविधान लागू होने से पहले का हो, यदि वो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। ये था 1 में 13 क्लॉज 1। फिर हम लोग 13 क्लॉज 2 में देखे थे कि राज्य कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकता, कोई भी ऐसा विधि नहीं बना सकता, कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को कम कर दे या मौलिक अधिकार को खत्म कर दे। ये 2 में बोला गया। लेकिन कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति होते हैं, समय होते हैं जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार खत्म कर दिया जाता है। वो विशेष परिस्थिति क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे सामान्य स्थिति में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर 3 में क्या था? विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये विधि तो विधि है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो वैसा कोई भी नियम हो सकता है, कोई परंपरा हो सकता है, या कोई अध्यादेश हो सकता है। ठीक है, फिर 4 में हम लोग ये समझे कि विधि जो है इसके अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि इस नियम के लिए हम संविधान में संशोधन कर दे या इस परंपरा के लिए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यही था। और 12 में था भारत का राज्य की परिभाषा, वो हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 14 से मेन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कल।